हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का बेसलाइन टेस्ट सामाजिक विज्ञान विषय का। और यह इस वर्ष मतलब 2026-27 का जो नया सत्र है, जो कक्षा 9वीं के जो नए स्टूडेंट हैं जो 8वीं पास करके इस साल 9वीं में आए हैं, उन सारे ही बच्चों को यह टेस्ट देना होगा एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में सबसे पहले ब्रिज कोर्स होता है और ब्रिज कोर्स के पहले सबसे पहले आपका यह टेस्ट होगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का टेस्ट और इसका फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी कक्षा लिखनी है 9वीं, इसके बाद दिनांक, जिस भी दिनांक को आप ये टेस्ट दोगे, उसके बाद नाम आपका, आपके स्कूल का नाम और छात्र या छात्रा जो भी है आपको उस पर राइट लगाना है। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वह पढ़ लेते हैं हम। कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। यह परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी सहजता से हल करे और प्रश्नों को हल करने की समयावधि 90 मिनट है। और यह जो पेपर है कुल 50 नंबर का है, ठीक है, 50 नंबर का यह है। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। तो वैकल्पिक प्रश्न यहाँ दे रखे हैं। प्रश्न नंबर जो पहला इसमें है, पर्वत, नदियाँ और मैदान किस प्रकार के मानचित्र में दिखाए जाते हैं? पर्वत, नदियाँ और मैदान किस प्रकार के मानचित्र में दिखाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, राजनीतिक, भौतिक, सड़क या जनसंख्या मानचित्र। तो इसका उत्तर है भौतिक मानचित्र, ठीक है, भौतिक मानचित्र में। इसके बाद दूसरा है, भारत के लगभग मध्य भाग से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य भाग से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ग्रीनविच, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? तो इसका उत्तर है कर्क रेखा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? तो यह होती है जून से सितंबर, ठीक है, यह आंसर इसका राइट है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी का कोई भूखंड 3 ओर से समुद्र से घिरा हो और एक और स्थल जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि पृथ्वी का कोई भूखंड 3 ओर से समुद्र जल से घिरा और एक स्थल से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इसके बाद अगला हम देखेंगे और यह है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस रियासत से था? रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस रियासत से था? तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था झांसी रियासत से, झांसी। इसके बाद छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां हम देखेंगे। तो प्रश्न है, वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी या खिलाड़ी? तो इसका उत्तर है उत्पादक। इसके बाद 8वां है, डॉक्टर और शिक्षक किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में आते हैं? डॉक्टर और शिक्षक तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय या चतुर्थ? तो इसमें आएगा तृतीय क्षेत्र से। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है और डॉक्टर और शिक्षक भी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, चित्र में दिखाया गया मॉडल क्या कहलाता? तो यहाँ ये चित्र बना हुआ है, ये जो मॉडल है क्या कहलाता है? तो आपको पता ही होगा, इसे कहा जाता है ग्लोब, इसे कहते हैं ग्लोब। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसे कहते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी, यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, इन मोहरों में एक सींग वाला पशु बैल, इस चित्र को पूरा ऊपर ले आते हैं पहले हम। इन मोहरों में एक सींग वाला पशु, ठीक है, ये सींग वाला पशु, बैल, ठीक है, यहाँ बैल और सींग वाला बाघ, ठीक है, सींग वाला बाघ दिखाई दे रहा है। इन प्रतीकों का प्रयोग किस सभ्यता से संबंधित है? इस सभ्यता से संबंधित स्थलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का है, तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे जो प्रतीक है किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका उत्तर है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये सारे प्रतीक। और इस सभ्यता से संबंधित स्थलों के नाम लिखने हैं। तो इस सभ्यता से संबंधित स्थल है हड़प्पा, 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 मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक है, तो ये स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो यह इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12वां। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उनके कार्यों को लिखिए। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी उसके कार्य क्या थे? तो उसके कार्य थे राजा को प्रशासनिक व सैन्य मामलों में सलाह देना। तो ये मुख्य कार्य था जो अष्टप्रधान परिषद थी उसका। तो इसके बाद प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 से जो प्रश्न है, किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो तो उस क्षेत्र में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 30 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम अब तैयार कर लेते हैं, जिसको हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है 1 या 2 लाइनों में होंगे। तो इसके प्रश्न और उत्तर दोनों ही हम देख लेते हैं। फुल सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 13 है, किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो तो उस क्षेत्र में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, यह प्रश्न नंबर 13 है और इसका उत्तर है वर्षा कम होने से सूखा पड़ सकता है, पीने के पानी की कमी हो जाती है और फसलों की पैदावार न होने से भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यदि किसी क्षेत्र में वर्षा कम हो तो उस क्षेत्र में क्या क्या समस्या होगी? सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, फसल भी पैदा नहीं होगी और भूखमरी की स्थिति हो सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वे अधिकार जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये इसका उत्तर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हम देखेंगे। तो प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, घूर्णन गति, मतलब पृथ्वी जब अपनी दूरी पर घूमती है तो उस प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। तो घूर्णन गति दिन रात होने का मुख्य कारण है। पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना ही दिन रात होने का मुख्य कारण है, इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, इतिहास के बारे में जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो इतिहास के बारे में जो जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। उत्तर है प्राचीन सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां और खुदाई में मिले बर्तन या औजार इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, भारत को किन किन प्राचीन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता है। भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। तो प्रश्न है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है और वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जबकि राजतंत्र में शासन की शक्ति एक राजा के पास होती है और यह पद वंशानुगत होता है। तो यह उत्तर है इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। तो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत के 2 कार्य। तो इसका उत्तर है कि गांव में स्वच्छता और जल निकासी की व्यवस्था करना, स्थानीय सड़कों और सार्वजनिक भवनों का रखरखाव करना। तो ये ग्राम पंचायत के 2 कार्य हमने लिख दिए हैं।
के बाद प्रश्न नंबर 21 है, उपनिवेशवाद क्या है? तो इसका उत्तर है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर उसका शोषण करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जब एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे कमजोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर उसका शोषण करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे। तो प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा लागू हड़प नीति क्या थी और किसने लागू की थी? हड़प नीति क्या थी और किसने लागू की थी? तो इसका उत्तर है, यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय शासक के बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके बाद प्रश्न नंबर 23वां देखेंगे। तो प्रश्न है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल सतह पर प्रदर्शन है, जबकि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु और वास्तविक त्रिविमीय मतलब 3D मॉडल है। तो ग्लोब का चित्र हमने ऊपर क्वेश्चन में देख ही लिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 24वां, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखना है। पहला हमने लिख दिया है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। नंबर 25, मानव पूंजी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जब मनुष्यों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि की जाती है तो उसे मानव पूंजी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 26वां है, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन के मुख्य कारण लिखिए। ऋतुओं के परिवर्तन के मुख्य कारण। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारण है। ठीक है, ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है उसके मुख्य कारण है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण मतलब परिक्रमा कर रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति और सुख समृद्धि के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति और सुख समृद्धि के कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, नगर पालिका के 2 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला कार्य शहर में पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था करना और दूसरा है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। इसके अलावा भी और कार्य आप यहाँ लिख सकते हो, कोई से भी 2 कार्य हमें लिखने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना और सत्ता प्राप्त कर सरकार की नीतियां बनाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30वां है, आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे सभी क्रियाएं जो धन या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जो धन या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के बेसलाइन टेस्ट को फुल हमने हल कर लिया है और इसके साथ ही बाकी विषयों का भी बेसलाइन टेस्ट हल करके ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी चैनल पर हो रही है। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।